डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। CS 101 क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं आप लोग? अपने मिड टर्म एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अपनी जो है इस पेपर की तैयारी कैसे करें। और आप लोगों को भी जो है इसके पास पेपर भी ज़्यादा नहीं मिल रहे होंगे और कुछ ऐसी फाइल्स इंटरनेट पे अपलोडेड हैं और बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं जो कि इस न्यू कोर्स की फ़ाइल्स नहीं है, तो लिहाजा उनसे जो है फ़ाइल से आप लोग दूर रहिए। और और ये जो आप लोगों का CS 101 का कोर्स है डियर स्टूडेंट्स, ये मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और आप लोगों को मिड टर्म में इस वक्त इसमें 108 मॉड्यूल्स आप लोगों को पेपर में आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों का पेपर है तो खान साहब फरमाते हैं कि घबराना नहीं है। तो आप लोगों ने पहली बात ये है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से मैं भी आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप लोग उनको देखें, सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए हम लोग अपना मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से बताता चलूं कि आप लोगों ने ज़्यादा पास्ट पेपर्स की तरफ नहीं भागना, नहीं दौड़ना और आप लोग अपने इसके ऊपर फोकस करें, इन हैंडआउट्स के ऊपर। इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटों का वक्त आपको चाहिए इसको पढ़ने के लिए। जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ और जो जो सी लाइन में बता रहा हूँ, इंशाल्लाह उसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेपर आ सकता है। तो आइए चलते हैं। ये मॉड्यूल नंबर 1 है और मॉड्यूल नंबर 1 में आप लोगों को जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंस। और इसमें जो है कंप्यूटर साइंस की कुछ डिसिप्लिन्स का जिक्र किया गया है और ये वो डिसिप्लिन्स हैं जिनका जिक्र 8 क्लास 9 क्लास की बुक्स में भी किया जाता है। तो पहला जो टॉपिक है वो हार्डवेयर है और सब लोग जानते होंगे कि जो है कंप्यूटर हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स को कहा जाता है। तो आप लोगों को MCQs में ये आ सकता है कि मॉनिटर एज अ टाइप ऑफ विच डिसिप्लिन। जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, इस तरीके से आप लोगों को MCQs आ सकता है। तो ये बहुत इजी है, इसके ऊपर हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाएँ किसी भी मसले को हल करने के लिए, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज़ हैं, उनका नेक्स्ट मॉड्यूल्स में जिक्र आएगा। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके। प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन को भी आप लोग याद करेंगे। प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में हो, उनको प्रोग्रामिंग उसको जो है प्रोग्राम कहा जाता है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। नाउ नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क को डेवलप करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ग्राफिक्स की डेफिनेशन इसकी भी फर्स्ट लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देखना है। रोबोट्स क्या हैं, इसको भी आप लोग देखेंगे, डेफिनेशन आप लोगों ने इसकी भी करनी है। और डेटाबेस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, मीन्स के एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। इसकी भी फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। और आप एग्जांपल में इसके करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या काम करता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इन रिस्पॉन्स टू क्यूरीज। इसकी डेफिनेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंट है और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी भी कंप्यूटर साइंस का एक डिसिप्लिन है जिसमें कि डेटा को सिक्योर करना, कॉन्फिडेंस में रखना और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना और जब अवेलेबिलिटी देना। तो ये वो वाले जो है सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इनके नाम आप लोग याद रखेंगे, तीनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें डेटा भी शामिल है, इसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है, इसमें हार्डवेयर भी शामिल है और इसमें फर्मवेयर शामिल है। ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जिनको सिक्योर रखना भी कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में आता है। और एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस क्या हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व किए जा सकें उनको एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दीज आर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आ सकता है। डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। याद रहे कि मैं इस वक्त आप लोगों को ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी लाइंस याद करने वाली हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आ जाएँ तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसकी ये फर्स्ट 2 लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको देखिएगा। आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं? टेलीकॉम में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सब लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। लोकल जो मार्केट की ये जो है इंफॉर्मेशन है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और सबसे टॉप पे जो है कंप्यूटर साइंस की कौन सी
फील्ड जा रही है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगज़ीन। सबसे टॉप पे इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं जिस पे ज़्यादा काम हो रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसके बाद डेटा साइंस और देन वर्चुअल रियलिटी और आईओटी। इनका जो सीक्वेंस है इसमें सिर्फ फर्स्ट 2 आप लोग याद रख लें कि टॉप ट्रेंड्स में कौन सी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। ये लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मॉड्यूल नंबर 2 में, जो मॉड्यूल नंबर 2 है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये बताया गया है कि आपने अपने इस पूरे कंप्यूटर साइंस के कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा सर्च इंजन यूजेज टेक्निक्स, जिसमें आप लोगों के 10 मॉड्यूल शामिल हैं। इसी तरह जो वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में कुछ मॉड्यूल्स होंगे, डेटा। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है आपके मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल नंबर 2 को पढ़ने की फ़िलहाल आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में आएँ तो यहाँ से आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन की एग्जांपल याद करें। सब लोगों को पता होगा कि गूगल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। ये 90.31% गूगल इस्तेमाल होता है, उसके बाद 3.2% बिंग इस्तेमाल होता है, याहू 2.06%। तो इनके ये आप याद कर लें कि गूगल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। आपको ये 3 नाम बस याद कर लें यहाँ पे जो ज़्यादा फेमस हैं, गूगल, याहू और MSN, सिर्फ इनको याद कर लें। और उसके अलावा आप याद करेंगे भी क्यूरी क्या है। आपको डेफिनेशन आ सकती है, डैश इज़ द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है वो क्यूरी का याद करना है। क्यूरी बेसिकली क्या होता है, वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आप कंप्यूटर पे सर्च करने के लिए लिखते हैं। ये गूगल है और ये इसकी सर्च बार है। यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे वो आपकी क्यूरी है, यूँ कह लें कि आपका सवाल है जो आप यहाँ पर डालते हैं। तो इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि गूगल किस तरीके से काम करता है। इन 2 लाइन्स को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फ़िलहाल आप लोगों को। और यहाँ पर आए तो यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है कि आप अपने जो है वो गूगल पे किस तरह इफ़ेक्टिव सर्चिंग कर सकते हैं। आप माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल करते हुए भी सर्चिंग कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं। आप कॉइन को फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल से कॉइन को फ्लिप करना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, फ्लिप अ कॉइन। तो इससे आप अपना जो है वो टॉस जिस तरह हम करते हैं सिक्के के साथ करते हैं, वो आप गूगल पर भी कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड याद कर लेंगे किस तरह करते हैं। तो इसके अलावा आपने कोई भी क्यूरी अगर डालनी हो तो आप उसको डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं, लाइक दिस, लाइक हेडेक। तो ऐसी बिल्कुल आसान चीज़ें आप लोगों को खैर से नहीं आने वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग ज़रूर याद करें कि गूगल जो है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई फ़र्क नहीं करता है, क्योंकि गूगल जो है वो केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि वो अगर आप कैपिटल ABC में अपनी क्यूरी डालें या स्मॉल ABC में, वो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं करेगा। जैसे कि आप यूँ लिखें कंप्यूटर साइंस या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखें, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 2 में सिर्फ फ्लिप अ कॉइन वाला आप लोग याद कर लें, और ये आप केस इनसेंसिटिव वाली बात जो है याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 4 पर आएँ तो वेदर सर्चिंग के बारे में जो बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप लाहौर का जो वेदर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये क्यूरी किस तरह से डालनी चाहिए। आपको सिर्फ वेदर लिखना चाहिए या वेदर लाहौर लिखना चाहिए। तो बेस्ट क्यूरी ये है कि आप वेदर लाहौर लिखें, तो इस तरह आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप गूगल पर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल का। तो ये आपको इतनी आसान बात वैसे वो पूछने वाले नहीं हैं। तो आप करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं गूगल से। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ सर्चिंग ट्रिक्स बताई जा रही हैं, क्योंकि एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको गूगल का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो इस पूरे मॉड्यूल में याद करने वाला कुछ भी ख़ास नहीं है। तो मॉड्यूल नंबर 4 को आप स्किप भी कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 5 पर आएँ तो आपको बताया जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पे कैसे सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इस जो है वो @ ऑपरेटर का इस्तेमाल पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फ़ेसबुक से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लिखेंगे फीफा वर्ल्ड कप @फेसबुक। तो इससे क्या होगा, आपको फ़ेसबुक पे जो भी पेजेस होंगे, ग्रुप्स होंगे फीफा वर्ल्ड कप से रेलेवेंट, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। और इसी तरह लाइक दिस फीफा वर्ल्ड कप @ट्विटर। तो ट्विटर पर जितनी भी फीफा वर्ल्ड कप की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस ऑपरेटर को याद कर लेंगे, ये किस लिए है, ये सोशल मीडिया साइट को जो है वो रिलेट करता है। इसी तरह आपके आ जाएँ तो ये बातें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं हैं।
और यहाँ पर आएँ तो इस हैशटैग के बारे में ये पास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज़ आ चुका है कि हैशटैग किस लिए इस्तेमाल होता है। तो जो भी सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड चल रहे होते हैं उन ट्रेंड्स को जो है वो हैशटैग के साथ लिखा जाता है। तो इसको आप हैशटैग को याद कर लेंगे, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर जो चीज़ ज़्यादा जो है वो डिस्कस की जा रही हो उसको हैशटैग के साथ लिखा जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हैशटैग के बाद हम जब आगे चल रहे हैं तो इसमें कुछ भी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने वाला। आगे चलें तो आगे मॉड्यूल नंबर 6 में आप लोगों को बताया गया है सर्च ऑपरेटर्स के बारे में कि कुछ सर्च ऑपरेटर्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर सर्चिंग के लिए। अगर आप कुछ लैपटॉप सर्च करना चाह रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपको सिर्फ लैपटॉप वो चाहिए जिनकी प्राइस PKR 25,000 है, तो आप इसको लाइक दिस आप ऐसे लिखेंगे लैपटॉप PKR पाकिस्तानी रुपीज़ 25,000। तो आपको सिर्फ जो है वो इस प्राइस की रेंज में लैपटॉप मिलेंगे। और ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आप जस्ट इनको रीड करेंगे। और आगे चलें तो आपको याद हो कि अगर आप यूट्यूब से .com से कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप ये इन्फ़ो का जो कीवर्ड है वो साथ लिखेंगे, देन कॉलन और उसके बाद youtube.com। तो इसका सिंटैक्स याद कर लीजिए कि इस ऑपरेटर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूल नंबर 7 पर चलें तो आपके पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है स्टॉक। तो स्टॉक ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक मार्केट में जो उसके जो ट्रेंड्स होते हैं उसको देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें लिखना पड़ता है स्टॉक्स और उसके बाद कॉलन देन एप्पल। अगर आप लाहौर का मैप जानना चाहते हैं तो मैप कॉलन लाहौर, तो दिस इज़ अ सर्च ऑपरेटर। मूवीज़ जानना चाह रहे हैं तो मूवीज़ का ऑपरेटर और साथ जो भी मूवीज़ जिसकी आप जानना चाह रहे हैं उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप किसी चीज़ की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे डिफ़ाइन का कीवर्ड, डिफ़ाइन ऑपरेटर और देन जिसकी भी आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं वो आगे लिखेंगे। तो ये मॉड्यूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और इनसे बिल्कुल आपको बहुत कम पेपर आने के इम्कानात हैं। ये टिल्ट है, टिल्ट करने से क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन को गूगल की स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप उसको रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्रीज़ पे। तो ऐसा करने के लिए आपको टिल्ट का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये वाला URL लिखना पड़ेगा गूगल पर, जिससे आपकी जो स्क्रीन है आप उसके साथ डिफरेंट ट्रिक्स खेल सकते हैं। तो आप इसका सिंटैक्स याद कर लें। मूव करते हैं आगे, मॉड्यूल नंबर 8 है और मॉड्यूल नंबर 8 में आप लोग ये इन टाइटल का याद कर लें और ऑल इन टाइटल का, और इसकी डेफिनेशन भी याद कर लें कि ये किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन URL और ऑल इन URL इसका सिंटैक्स भी याद करना पड़ेगा और इसकी डेफिनेशन के लिए फ़र्स्ट 2 लाइन आप देखनी पड़ेंगी। इसी तरह इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट का भी आपको बिल्कुल इसका देखना पड़ेगा डेफिनेशन और इसका ये जो है वो सिंटैक्स देखना पड़ेगा। मूव करते हैं आगे और बाकी मॉड्यूल नंबर 9 में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इंटरनेट पे क्या सर्च नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको कभी भी जो है वो अपनी जो हिस्ट्री के बारे में जोग्राफिकल लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं ये आपकी जो क्यूरीज़ होती हैं ये उसको जान रही होती हैं, उनके पास डेटाबेस कलेक्ट हो रहा होता है। तो अगर आप कोई ऐसी इररेलेवेंट चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कभी भी इंटरनेट से फ्री म्यूज़िक सर्च नहीं करना चाहिए, इससे आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी ईमेल किसी को ना दें और कभी भी मेडिकल इश्यूज़ और ड्रग्स के बारे में नहीं जानना चाहिए। अपना नाम बिला वजह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अपनी लोकेशन भी शेयर नहीं करनी चाहिए और अपनी फेवरेट थिंग्स भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी एड्स से, क्योंकि इनका नुकसान ये होता है कि आपके कंप्यूटर से डाटा जो है वो लीक भी हो सकता है और इसके बड़े नुकसानात हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी सर्च नहीं करना चाहिए जितना यहाँ पर ये इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मर्डर कैसे करते हैं ऐसी चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए और कंप्यूटर वायरस किस तरीके से बनाते हैं ऐसी चीज़ें भी सर्च नहीं करनी चाहिए। मॉड्यूल नंबर ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें कि 9 मॉड्यूल्स थे और इन मॉड्यूल्स में आपको 1 से 2 MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं और वो मैंने बता दिए कि वो कौन कौन से मॉड्यूल आपको पेपर में आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का है मॉड्यूल नंबर 10 जिसमें कि आप लोगों को बताया जा रहा है रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में कि जो पहली मशीन थी
कंप्यूटिंग मशीन वो कौन सी मशीन थी। तो स्टूडेंट्स जो है वो अबेकस पहली कंप्यूटिंग मशीन थी, इसका नाम याद करना होगा आप लोगों को। और ये भी याद करना होगा कि ये जो मशीन है ये कहाँ पर बनी थी, तो ये भी ज़रूर याद कीजिएगा। इस लाइन को भी लाजमी देखना पड़ेगा। और ये मशीन के बारे में इसकी सिंपल आप लोगों को डेफिनेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये मशीन क्या परफॉर्म कर सकती थी। ये मशीन जो है वो बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती थी, और ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की मानी थी जिसके ऊपर बीड्स लगे हुआ करते थे। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो अबेकस के बाद जो आने वाली मशीनें हैं उनमें जो है वो गेयर्स की जो है वो टेक्नोलॉजी है। और गेयर्स की टेक्नोलॉजी है, ये किसने इसके ऊपर काम किया है, तो ब्लेस पास्कल का नाम याद करना पड़ेगा। और ये डेट्स भी आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, तो इन डेट्स को भी देखना पड़ेगा। और याद करना पड़ेगा कि चार्ल्स बाबेज ने भी एक मशीन के ऊपर काम किया था जिसे जो कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। इसका नाम भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, हम अपने उसके बाद आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम था पंच कार्ड। पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, इस जो है वो मैथमेटिशियन का नाम याद करना पड़ेगा। और कब किया था, 1890 में किया था। और जो है ये इसके बाद इसी के ऊपर जो है वो काम करते हुए IBM ने भी जो है वो अपनी मशीनों पे के ऊपर काम किया था। और हम आगे की तरफ मूव करें तो जो है वो आपको इसकी फुल फॉर्म पास्ट पेपर में भी आ चुकी है। ENIAC जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके 90% चांस हैं कि ये MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ENIAC कहाँ पर बना था, इसका नाम भी याद कर लीजिएगा, मोर्स स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिलिया, तो ये भी ज़रूर याद करिएगा। और ये कुछ फैक्ट्स हैं ENIAC के बारे में कि इसका साइज़ कितना था, इसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, कितने जो है वो रिलेज होते थे, कितने कैपेसिटर्स इसमें शामिल थे, और कितने जब वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। और इसकी प्राइस क्या थी, ये आप लोगों को MCQs में पूछा जा सकता है। जी, हम आगे मूव कर रहे हैं। इन लाइंस को पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मूव करते हैं आगे मॉड्यूल नंबर 11 में। तो आप लोगों को यहाँ से पूछा जा सकता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, बिट्स में स्टोर होती है। और ये आप लोगों को MCQs में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो उसमें ऑप्शन आ सकते हैं, बिट आ सकता है, बाइट आ सकता है, किलो बाइट आ सकता है। सो बिट एज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, इसको ज़रूर याद करें। और बिट पैटर्न में आप लोगों को याद करना है कि बिट पैटर्न में कितने डिजिट्स जो वो हो सकते हैं, 0 और 1 कंसिस्ट हो सकते हैं बिट पैटर्न में। और इसके अलावा आप लोगों को ये याद करना है कि आप बिट पैटर्न की मदद से क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बिट पैटर्न की मदद से कोई भी कंप्यूटर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे ये आपको साइज़ याद करने पड़ सकते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं। ये आप लोगों को साइज़ भी ज़रूर याद करने हैं। और अगर आपके पास 2 बिट्स हों तो उसका जो बिट पैटर्न में कौन कौन से जो है वो बिट पैटर्न्स बन सकते हैं, किस तरह, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये अगर आपके पास 2 बिट्स हों तो उसके ये 4 पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। याद रहे। हम उसके बाद आगे मूव करते हैं, इसको फ़िलहाल आप मत देखिएगा। और मूव कर रहे हैं हम लोग आगे। इस पेज के ऊपर भी कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है। आगे मूव करते हैं। मॉड्यूल नंबर 12 है और बूलियन ऑपरेशंस हैं। बूलियन ऑपरेशंस की डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। और ये याद करना है कि बूलियन ऑपरेशन का नाम बूलियन क्यों रखा गया है, क्योंकि एक मैथमेटिशियन था जॉर्ज बूल, उसके नाम के ऊपर रखा गया क्योंकि उसने इन लॉजिक्स को इन्वेंट किया था। और आम तौर पर 3 बेसिक बूलियन ऑपरेशंस होते हैं, एंड और उसके बाद एक्सक्लूसिव और। तो आपको MCQs आ सकता है कि बेसिक बूलियन ऑपरेशन जो है वो एंड और इसके अलावा कौन सा है। तो तीसरा जो है वो आप लोगों को MCQs में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहले पास्ट पेपर में भी आ चुका है। और याद रहेगा कि जो एंड बूलियन ऑपरेशन होता है इसमें
अगर आप लोगों को दो इनपुट्स दी गई हों, ये इस वक्त आप लोगों को जो टेबल नज़र आ रहा है, आप इसको देखें कि अगर आप लोगों को इसमें जो है वो दो इनपुट्स दी गई हों और दोनों इनपुट्स अगर ज़ीरो हों तो ये आउटपुट ज़ीरो जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर दोनों इनपुट्स वन हों तो ये आउटपुट वन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा किसी भी बिट पैटर्न में ये ज़ीरो प्रोड्यूस करता है। ये आपके पास है और गेट। और गेट क्या काम करता है? और गेट में अगर हम दो इनपुट्स जब जो है वो प्रोवाइड करें तो ये ज़ीरो प्रोड्यूस करता है। अगर इसको एक वन भी प्रोवाइड कर दें तो ये वन प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा हम चलते हैं एक्सक्लूसिव और में। एक्सक्लूसिव और भी एक तरह का बूलियन ऑपरेशन है जिसमें ज़रूरी ये होता है कि दोनों इनपुट्स डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो ये वन प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज़ ये ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा। और नॉट ऑपरेशन क्या काम करता है? ये इनपुट लेता है और उसको रिवर्स कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर जब वो इनपुट वन दी जाएगी तो ये ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, अगर ज़ीरो इनपुट दी जाएगी तो ये वन प्रोड्यूस करेगा। ये ऑपरेशन को रिवर्स कर देता है। याद रहे कि आपको एमसीक्यूज़ में ये फ़िगर्स बनाकर भी दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि ये फ़िगर्स किसकी हैं। जैसे ये वाली जो फ़िगर है ये ऐड गेट की है और ये वाली जो है वो और की है। मूव करते हैं आगे की जानिब। यहाँ पे इस टेबल को फ़िलहाल मत देखें और आगे आ जाते हैं। जो आपके पास है जब हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये याद रहे कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद 10 को इंडिकेट करते हैं ए से, और इसी तरह जो है वो 11 को इंडिकेट करते हैं बी से, सी, उसके बाद डी ई एफ़, यानी 15 जो है वो एफ़ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह ई 14 को कर रहा है। इसको आप लोग देखिएगा। और ये इनका बिट पैटर्न है। इनका बिट पैटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी फ़िलहाल इस तरीके से आपको बताया नहीं जा सकता। और अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स इज़ ऑफन कॉल्ड अ स्ट्रीम, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद ज़रूर करनी है। मूव करते हैं आगे। ये जो कन्वर्जन्स हैं इसके लिए पेज चाहिए इनको कन्वर्ट करने के लिए, बताने के लिए, तो फ़िलहाल हम इसके ऊपर ज़्यादा अपना टाइम नहीं लगाएंगे। मूव करते हैं आगे। मॉड्यूल नंबर 14 है जहाँ पे मेन मेमोरी की डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद ये याद रहे कि मैनेजेबल यूनिट सेल्स जो हैं वो उसमें एक जो सेल है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है मेन मेमोरी में। मूव कर रहे हैं आगे। और ये सारा करके दिखाने वाला काम है तो इसको फ़िलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस डेफिनेशन को याद कीजिएगा कि जो है वो मेमोरी के जो सेल्स होते हैं उन मेमोरी सेल्स का एक यूनिक नेम होता है जिसे कि हम एड्रेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन पास्ट पेपर में रिपीट हो चुकी है, इसको ज़रूर देखिएगा। रैम की डेफिनेशन और रैम की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये याद करना है। और ये भी याद करना है कि रैम डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। डी रैम की डेफिनेशन, डी रैम डायनामिक रैम, ठीक है, इसको भी याद करना है। और एस रैम की डेफिनेशन भी आपको याद करनी पड़ेगी। और एस रैम की फुल फॉर्म भी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे मूव करते हैं तो आपके पास है मॉड्यूल नंबर 15 जिसमें आपके पास है मैग्नेटिक सिस्टम्स। और ये मैस स्टोरेज की डेफिनेशन ज़रूर याद करें और इसकी एग्जांपल। मैस स्टोरेज में आपके पास मैग्नेटिक डिस्क हैं, सीडीज़ हैं, डीवीडी है, और मैग्नेटिक टेप्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, और सॉलिड स्टेट डिस्क हैं। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट डिस्क, ये MCQs में पूछा जा सकता है। और इसकी जो 3 डेफिनेशंस जो बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ट्रैक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो ट्रैक को डिवाइड किया जाता है इक्वल सेक्टर्स में। और उसके बाद आप चलें तो ये भी MCQs आ सकता है कि कौन सा ट्रैक ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो ये जो आउटर ट्रैक होता है, आउटर ट्रैक ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। आगे मूव करें तो ये 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन हर पेपर में रिपीट हो सकती है क्योंकि सबका पेपर डिफरेंट होता है। तो सीक टाइम की डेफिनेशन और रोटेशनल डिले की और एक्सेस टाइम की डेफिनेशन आपको को MCQs में आ सकती है और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो ये तीनों डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र रेट की डेफिनेशन भी आप लोग ज़रूर याद करें क्योंकि ये MCQs में ज़रूर आ सकती है। ऑप्टिकल सिस्टम्स पे आ जाएं। और एक तो CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ये MCQs पहले भी आ चुका है पेपर्स में। DVD जो है वो इसकी भी फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद करेंगे। और BDS यानी ब्लू रे डिस्क, इसकी भी फुल फॉर्म ज़रूर याद करें। और
सीडी का साइज़ क्या होता है, 12 सेंटीमीटर, ये याद करें। और सीडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, ये एमसीक्यूज़ भी याद करेंगे कि इसमें भी जो ट्रैक्स होते हैं उनको सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। और सी डी ए डी ए इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे कि सी डी और डी ए मीन्स के कॉम्पैक्ट डिस्क, और डिजिटल ऑडियो इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर याद करें। और देन आगे मूव करें तो और ये भी बात याद करेंगे कि डीवीडी जो है वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है सीडी की निस्बत। मूव करते हैं आगे फ्लैश ड्राइव में। फ्लैश ड्राइव पे आ जाएं तो फ्लैश ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है उसकी ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये डाटा को स्टोर करती है बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। और एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद करेंगे और इसकी फ़र्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एसटीज़ यानी कि सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स, इनकी भी फ़र्स्ट 2 लाइन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की जानिब। तो हमारे पास है कि हम टेक्स्ट को कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे कि कोई भी टेक्सचुअल सिंबल हो, हम उसको कंप्यूटर उसको बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट करता है। आम तौर पर एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स रिक्वायर होते हैं। अंडरस्टूड है, ये फर्स्ट 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आ जाएँ कि आस्की कोड में जो है वो 7 बिट जब होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो 0 होता है। तो अगर आपके पास 2 की पावर 7 कॉम्बिनेशंस होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें 128 बिट्स होंगे। तो ये फ़र्स्ट 2 लाइन इसकी भी इम्पॉर्टेंट है। मूव करते हैं आगे की तरफ कि आस्की कोड्स में कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं। ये सिर्फ 128 कैरेक्टर को जो है वो रिकग्नाइज़ करता है। आईएसओ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लाजमी आप लोग याद करिएगा, पेपर में आने के 100% चांस हैं। आगे मूव कर रहे हैं यूनिकोड की तरफ। हम आएंगे कि यूनिकोड कितने पैटर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है। 21 बिट्स के ये जो है वो पैटर्न के लिए 21 बिट्स को इस्तेमाल करता है, ये याद करेंगे। UTF-8 को याद भी करेंगे। और इसके यूनिक सिंबल ये किसने कर सकता है, और टेक्स्ट फाइल किसे कहते हैं, इसकी ये वाली लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। मूव कर रहे हैं आगे, मॉड्यूल नंबर 19 है। और मॉड्यूल नंबर 19 में आएँ तो आपको ये वो बातें हैं जो पहले डिस्कस की जा चुके हैं, तो फ़िलहाल ज़्यादा हम वक्त इसके ऊपर ज़ाया नहीं करेंगे और मूव करेंगे आगे। मॉड्यूल नंबर 20 कि हम इमेजेस को किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले याद करें कि पिक्सल की डेफिनेशन क्या है। पिक्सल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स, और पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा हर जो पिक्सल होता है वो इनकोड होता है बिट मैप की सूरत में। डन हो गया, आगे मूव कर रहे हैं। और ये आप लोग याद करेंगे कि ब्लैक और वाइट इमेजेस में जो ईच पिक्सल होता है वो एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसमें 0 का मतलब होता है ब्लैक और 1 का मतलब होता है वाइट। ये ज़रूर याद करेंगे, 0 फॉर ब्लैक एंड 1 फॉर वाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मूव कर रहे हैं आगे। और RGB इनकोडिंग के लिए आप ये याद करेंगे कि RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू, ये आप इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे। देन यहाँ पर आपको ये याद करना है CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। वीडियो लंबी होती जा रही है और काम बहुत ज़्यादा है। साउंड्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में, साउंड कैसे इनकोड करता है कंप्यूटर में। सो ये सैंपल बना लेता है एम्पलीट्यूड के रेगुलर इंटरवल्स पे। तो ये MCQs आ सकता है कि सैंपल द आउटपुट ऑफ साउंड एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स। तो याद रहे कि रेगुलर इंटरवल्स बना लेता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये साउंड है और ये उसके रेगुलर इंटरवल्स बना दिए गए हैं इक्वल साइजेस के। और एक सैंपल में 1 सेकंड में ये 8000 सैंपल्स बना सकता है, 8000 सैंपल्स पर सेकंड। तो ये MCQs के लिए आप लोग ये ज़रूर याद कर लें। देन आगे मूव कर रहे हैं। और कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है जी, MIDI वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, पहले पेपर में भी ये रिवाइज हो चुका है, तो इसकी फ़र्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। और आगे मूव कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल नंबर 22 है और आपके पास है पावर मेथड, या मैथमेटिकल है। फ़िलहाल आप इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ याद करने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो आप लोगों के पास जितना वक्त है, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें याद कर लें तो आप अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हैं।
जी, ये है बाइनरी एडिशन। ये आप लोगों को बता देता हूँ बाइनरी एडिशन में क्या होता है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो हम अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आता है। अगर वन को ज़ीरो से प्लस करेंगे तो आंसर वन आता है। ज़ीरो को वन के साथ प्लस करेंगे तो वन आएगा। और अगर आप वन के साथ वन को ऐड करेंगे तो वन ज़ीरो आता है। ज़ीरो और वन टू द कैरी, वन को हम कैरी कर देते हैं, लेकिन लिखने में ये 10 है, लेकिन बोलने में इसको ज़ीरो और वन टू द कैरी कहा जाता है। तो ये ज़रा डिफरेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ये तो वेरी सिंपल है, इनके आने के चांस कम है, जबकि वन प्लस वन का पूछा जा सकता है। आपको कोई बिट पैटर्न दिया भी जा सकता है, जैसे कि 0 1 0 1 ऐसे लिखा होगा और 0 0 1 1। आपको ये नंबर जो है ना बिट पैटर्न दिए जा सकते हैं कि आप उसको प्लस करके दिखा दें। तो आप इन रूल्स को याद करें कि 0 + 1 1 और इसी तरह 1 + 1 ये 1 0 होता है और वन को कैरी कर दिया जाता है। तो फ़िलहाल इतना ही याद करें, इसमें आगे मूव करने हैं। और ये है मॉड्यूल नंबर 24। और मॉड्यूल नंबर 24 में हमारे पास आ जाते हैं तो ये है रेडिक्स पॉइंट्स। फ़िलहाल ये भी सारा प्रैक्टिकल, और इसको फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये है बाइनरी, ये है फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शंस में जब डेसिमल नंबर्स की जब एडिशन है। और ये बहुत इजी है, जैसे कि आपने ऊपर अभी रूल पढ़ा है 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 10, यानी कि ज़ीरो इधर और वन टू द कैरी। तो ये फिर यहाँ पर दो वन हो गए हैं। अब फिर दोबारा से ज़ीरो इधर आ गया, वन यहाँ पे कैरी किया तो वन आ गया, क्योंकि 1 + 0 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया और ये वन हो गया। तो ये इस तरह का आप लोगों को पेपर में आ सकता है। मूव कर रहे हूँ आगे, मॉड्यूल नंबर 25 में आ जाएं तो ये है कि आजकल के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो नंबर्स को, इंटीजर्स को जो है वो किस सूरत में ज़ाहिर करते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स नंबर्स को, इंटीजर्स को टूज़ कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन में ज़ाहिर करते हैं। आगे हम चलते हैं तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आमतौर पर 32 बिट्स को ये इस्तेमाल करता है। ये इसकी फ़र्स्ट टू लाइन आप लोग ज़रूर याद करेंगे। और याद करेंगे जो इसमें जो लेफ़्ट मोस्ट बिट होता है वो साइन बिट को इंडिकेट करता है। जी, तो स्टूडेंट्स आगे मूव करें, फ़िलहाल इसको लीव कर दें, क्योंकि जितना वक्त है और एक वीडियो में ये सारी बातें कवर नहीं की जा सकती हैं, माज़रत के साथ। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ जब वो टिप्स दी जा रही हैं कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी अभी बेहतर कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 26 और 26 मॉड्यूल में याद करने वाली जो चीज़ें हैं कि आप लोग याद क्या करेंगे, फ़िलहाल आप इसको बिलीव कर दें। ओके, मॉड्यूल नंबर, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल है और इसको करने के लिए पेज चाहिए, पेंसिल चाहिए, उसके बगैर ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और मॉड्यूल नंबर 27 पे आ जाएं तो मॉड्यूल नंबर 27 में ये आप याद करेंगे एक्सपोनेंट फील्ड और मंटीसा फील्ड की। आप 2 लाइंस आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। और देन मूव कर जाएं आप लोग आगे, ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला काम। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। जी, डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ से आप लोगों के बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं। याद रहिए जो भी आप लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, इसमें प्रैक्टिकल वाला काम आप लोगों को ज़्यादा पेपर में नहीं आता है, जस्ट 1 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है कि इनको पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अब इस एक वीडियो में ये सारा काम नहीं हो सकता, ठीक है। डाटा कंप्रेशन टेक्निक में आ जाएँ तो पहली बात इसका तो ये सारी थ्योरी, इस पूरे मॉड्यूल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ हर पेपर में रिवाइज़ हुए हैं। सबसे पहली बात ये याद करने वाली है कि जो डाटा कंप्रेशन स्कीम है ये कितनी कैटेगरीज़ की होती है। डाटा कंप्रेशन स्कीम 2 कैटेगरीज़ की होती है। कौन कौन सी? एक होती है लॉसलेस और एक होती है लॉसी। आगे डेफिनेशन है लॉसलेस में क्या होता है और लॉसी में क्या होता है। लॉसलेस ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें कि डाटा कंप्रेस करने के बाद भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है, जबकि लॉसी स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं डाटा को कंप्रेस करने की जिसमें से इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। तो ये इसकी फ़र्स्ट 3 लाइन इंपॉर्टेंट हैं। बातें क्या याद करनी है कि डाटा कंप्रेशन 2 कैटेगरीज़ की हैं, लॉसलेस हैं और लॉसी हैं। लॉसी की डेफिनेशन मैंने बता दी, लॉसलेस की भी बता दी। रन लेंथ इन कोडिंग, इट इज़ अ लॉसलेस मेथड। तो आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है कि रन लेंथ इन कोडिंग इज़ अ डैश मेथड, लॉसलेस मेथड और लॉसी मेथड। तो इसको ज़रूर याद करिएगा। और आगे है फ्रीक्वेंट डिपेंडेंट इनकोडिंग सिस्टम।
इसको भी ज़रूर याद करना पड़ेगा। और बताना आपको पूछा ये जा सकता है कि ये लॉसलेस है या लॉसी है। लॉसलेस वो होता है कि जिसमें डाटा कंप्रेस करने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है डाटा की वो लॉस नहीं होती है, उसे लॉसलेस कहा जाता है। और हफमैन कोड्स की डेफिनेशन भी याद करेंगे। और ये भी याद करना है कि हफमैन कोड को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। डेविड हफमैन ने जब वो हफमैन कोड को इंट्रोड्यूस कराया था, और ये भी डाटा को कंप्रेस करने की एक टेक्निक है। उसके बाद आ जाएँ तो यानी इसके जो मैंने बातें बता दी वो इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग आ जाएँ इस पैरा पे आ जाएँ तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये वाली जो 2 लाइन्स हैं इनको भी ज़रूर पढ़ना है। और डिक्शनरी इनकोडिंग की ये आप लोग पहली 3 लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे मूव करें और अडॉप्टिव डिक्शनरी की पहली 2 लाइनें ये इंपॉर्टेंट। और पॉपुलर इसकी एग्जांपल लैम्पल जिवेश, ये लाजमी आप लोगों को आएगा। LZW स्टैंड फॉर, ये भी आपको आ सकता है। और इट इज़ ऑल्सो इनकोडिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी आपने ज़रूर याद करना है। बस जी, ये यहाँ तक आप लोग ज़रूर याद करेंगे, इंशाल्लाह MCQs इसमें से ज़रूर आएगा। आगे मूव करते हैं कि इमेजेस को कैसे कंप्रेस किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इमेजेस को कंप्रेस करने की। तो सबसे पहले है गिफ, और गिफ का फुल फॉर्म याद करेंगे, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज गिफ या जिफ भी इसको कुछ बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म याद ज़रूर करनी है। और ये भी याद करना है कि इट इज़ अ डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम। जिसको डेवलप किसने किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप लोग ज़रूर याद करेंगे जी। तो इसकी फ़र्स्ट 3 लाइन इंपॉर्टेंट। और ये भी याद करना है कि गिफ लॉसी कंप्रेशन सिस्टम है जिसमें कि इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, यानी पिक्चर को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो भी कम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये ज़रूर याद करेंगे। और देन मूव करेंगे जेपेग की तरफ। तो जेपेग की फ़र्स्ट 3 लाइन भी इंपॉर्टेंट है। और जेपेग का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको भी ज़रूर याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे मूव कर रहा हूँ। और तो जी बस इतना ही। आगे आ जाएँ तो टिफ़ की तरफ आ जाएँ। तो टिफ़ की फुल फॉर्मेट ज़रूर याद करेंगे। और ये भी एक तरह का डाटा कंप्रेशन स्कीम है, ये भी याद करेंगे। इसकी जो है फ़र्स्ट 3 लाइन ये आप लोग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मूव कर रहे हैं आगे कि ऑडियो और वीडियो को कैसे कंप्रेस किया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा MPEG का, यानी कि मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद करनी है। HDTV की ये फुल फॉर्म पहले पास्ट पेपर में आ चुकी है। हाई डेफिनिशन टेलीविज़न, हाई डेफिनिशन, H स्टैंड्स फॉर हाई, D स्टैंड्स फॉर डेफिनिशन, और TV टेलीविज़न। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। आगे मूव कर रहा हूँ। MP3 की फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद करना है। तो उसके लिए आपको ये फ़र्स्ट पैरा यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर इसको रीड करना है। और ये तो आप लोगों को ज़रूर आते होंगे कि KBPS का क्या मतलब है, किलोबर्ट्स पर सेकंड, BPS का क्या मतलब है, बिट्स पर सेकंड, और इसी तरह मेगा बिट्स पर सेकंड। तो इनको ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ऊपर जो बातें बता चुका हूँ वो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। आगे मूव कर रहा हूँ। आगे मॉड्यूल नंबर 32 है। CPU के बारे में बताया जा रहा है कि CPU क्या है, CPU के कितने पार्ट्स होते हैं। MCQs में आपसे आज आपको आ सकता है कि CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, और इसी तरह कंट्रोल यूनिट, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और आगे आ जाएँ रजिस्टर यूनिट। इट इज़ ये है आपका पहला यूनिट, ये है आपका दूसरा यूनिट, और ये है आपका तीसरा यूनिट। तो कुछ ऐसे जब रजिस्टर्स होते हैं जो कि किसी दूसरों जब रजिस्टर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर। और कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जो कि ख़ुदकार तरीके से काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर। तो इसकी डेफिनेशन भी ज़रूर याद करना है आप लोगों ने। और इसकी जो टाइप्स हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा। बस की डेफिनेशन ये MCQs पहले आ चुका है कि CPU और मेन मेमोरी किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। CPU और जो मेन मेमोरी है इसको कनेक्ट किया जाता है बस के ज़रिए से। डिटेल्स में नहीं जा रहे, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे आ जाएँ तो ये मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम, इस पूरे मॉड्यूल में सिर्फ ये याद करना है कि मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। सिर्फ इतनी सी बात का याद करनी है। द आइडिया ऑफ स्टोरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन इट्स मेन मेमोरी इज़ कॉल्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। और इसको देने वाले शख्स का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। सिर्फ ये 2 पॉइंट इसमें याद करना है। और ये MCQs पहले आ चुका है पेपर में, क्विज़ में भी आ चुका है और पेपर में भी आ चुका है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कुछ फ़िलासफ़ी है। CPU से
रेलेवेंट इसमें कौन सी चीज़ याद करनी है, एक तो इसमें आपने ये फुल फॉर्म सिस्क की याद करनी है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। और इसी तरह यहाँ पे AMD की है, ये भी आपने याद करनी है। और यहाँ पे एक और भी होगा रिस्क, ये भी आप लोगों ने याद करनी है। तो ये वो वाली टर्म्स हैं जिनके फुल फॉर्म आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। और IBM की भी याद करना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव कर रहे हैं आगे। और दिस इज़ मॉड्यूल नंबर 35। और मॉड्यूल नंबर 35 में आपको बताया जा रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के बारे में, कि इसमें क्या शामिल होता है। तो इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद IO इंस्ट्रक्शन के लिए याद करना है सिर्फ ये 2 लाइनें। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल ग्रुप के बारे में ये याद करेंगे। जो कंट्रोल ग्रुप होता है ये ख़ुद से कोई काम नहीं करता, बल्कि ये प्रोग्राम जो है उसको डायरेक्ट करता है किसी भी काम को करने के लिए। याद करना है कि स्टोर इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है, और ये लोड इंस्ट्रक्शन, और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें याद करने वाला। डिटेल में नहीं जा रहे हैं और ना मैं समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या याद करें। ये डाटा मैनिपुलेशन में आ जाएं तो मशीन की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कहाँ से फ़ेच होती हैं, मेन मेमोरी से CPU की तरफ फ़ेच होती हैं। और पहले इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, देन ओबे किया जाता है। और याद रहे कि जो ऑर्डर होता है इंस्ट्रक्शंस का वो मेमोरी का जो है वो एक तरतीब में होता है। अगर हम किसी जो है वो ख़ास जब वो इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहें तो हमें जंप इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लाइन याद करेंगे। और स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन जब रजिस्टर है ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर होता है या ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होता है। तो ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होता है। और ये क्या काम करता है ये, और प्रोग्राम काउंटर MCQs में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके 100% चांस है आपके पेपर में आने के। तो इसको ज़रूर याद करिएगा, इसकी डेफिनेशन को। आगे मूव कर रहा हूँ। मॉड्यूल नंबर 37 में कुछ फ़िलहाल याद मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फ़िलहाल आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि इसको समझाया जाए या इसको पढ़ा जाए। फ़िलहाल आप इसको लीव कर दें। आगे कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 38। और यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये वही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों को नज़र आ रहा है जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो फ़िलहाल आप यहाँ पे बिट मैप को देखें, मास्किंग की डेफिनेशन देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बस आगे मूव कर रहे हैं। ये आप लोगों का मॉड्यूल नंबर 39 है। रोटेशन और शिफ्ट की बात की जा रही है। सर्कुलर शिफ्ट को क्या कहा जाता है, इट्स आल्सो कॉल्ड रोटेशन। और अरिथमेटिक शिफ्ट्स की जो डेफिनेशन है, ये आखिरी 3 लाइनें ये इम्पॉर्टेंट हैं, बस इसको देखिएगा। मॉड्यूल नंबर 40 है और आपके पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें ये याद करने वाली हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एक रिपीटेटिव जब एडिशन होती है, और डिवीजन कैसे होती है, डिवीजन कैन बी अचीव्ड थ्रू सब्ट्रैक्शन। बस ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 41 कंट्रोलर का रोल क्या होता है, इसके लिए ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, और USB की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। मूव कर रहा हूँ आगे। और आप लोग भी कह रहे होंगे समझाया नहीं जा रहा, सिर्फ अगले दफ़ा इंशाल्लाह आपको इसके शॉर्ट वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इस वक्त सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म सिर्फ याद कर लीजिए। और उसके अलावा फ़िलहाल सिर्फ इसमें इतना याद करें जी। मॉड्यूल नंबर 43 और 43 में आ जाएं तो ये याद रखना है कि कम्युनिकेशन कितनी तरह से हो सकती है डिवाइसेस के दरमियान। तो 2 तरह से, एक होती है पैरेलल कम्युनिकेशन और एक होती है सीरियल कम्युनिकेशन। इसको ज़रूर याद करना है। और पैरेलल कम्युनिकेशन में जो डेटा होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं एट द सेम टाइम बट ऑन अ सेपरेट लाइन। ये याद करेंगे, इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट अच्छा होता है, जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो स्लो होता है। तो ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो स्लो होता है या फास्टर होता है दैन पैरेलल कम्युनिकेशन, याद रहे। और उसके बाद आ जाएं केबल मोडेम क्या होते हैं, इसको देखिएगा। DSL स्टैंड्स फॉर, ये ज़रूर याद करिएगा। और मोडेम का मतलब क्या है, मोडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये सिर्फ आप लोगों ने 3 से 4 बातें याद करनी है। पाइपलाइनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को ज़रूर देखनी है। इसके लिए ये आपको पढ़नी पड़ेंगी फ़र्स्ट 3 लाइन्स, इसके लिए यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा पाइपलाइनिंग की।
आगे मूव कर रहे हैं और आपके पास है ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी हिस्ट्री आपके पास आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मिसाल उसकी विंडोज़, जो कि आप लोग सब उससे वाकिफ़ होंगे। क्यू की डेफिनेशन, और ये याद करना है क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, यानी कि फीफो। फीफो स्टैंड्स फॉर, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो यानी जो क्यू वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है ये जो है वो फीफो स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है। जॉब क्यू की डेफिनेशन आप करेंगे और इसके अलावा ऊपर जॉब की भी डेफिनेशन होगी, ये वाली। जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है वाया प्रोग्राम, उसे जॉब कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी एग्जीक्यूट करता है किसी भी या प्रोग्राम को, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़ुबान में जॉब कहा जाता है। तो जॉब की डेफिनेशन याद करें और ये क्यू की करें और ये फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की करें, बस फ़िलहाल। हाँ, और चलिए आगे 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 चलिए। तो आपके पास है इंटरेक्टिव फीचर, इसको भी ज़रूर याद करने हैं, उसके लिए फ़र्स्ट 3 लाइंस। मूव कर रहे हैं आगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आयो के, और ये आयो के ये जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इकसाम है। रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम। इनकी डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट और जो कि आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो इनकी सारी डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, इसको आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि आपको सिर्फ ये याद करना है कि लोड बैलेंसिंग क्या है। ये एमसीक्यूज़ पहले भी आ चुका है, तो ये वाली 3 लाइंस। और एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए भी आपको ये 3 लाइंस को डिस्कस करना है, इनको पढ़ना है। उसके बाद आ जाए मॉड्यूल नंबर 48। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर कितनी कैटेगरीज़ के होते हैं? सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरीज़ के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल याद करेंगे कि डेटाबेस सिस्टम्स, स्प्रेडशीट सिस्टम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये इसमें आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इसी तरह चंद डिवाइस ड्राइवर्स भी आपके शामिल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और विंडोज़ जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वो भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसकी आपने कैटेगरीज याद करनी है और एग्जांपल भी याद करिएगा जी। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आपको याद करना है शेल के बारे में, ये शेल के बारे में याद करना है। और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको भी याद करें, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद करिएगा। और उसके बाद आ जाएँ तो विंडोज़ मैनेजर का क्या काम होता है, इसके लिए ये फ़र्स्ट 2 लाइंस जो आप लोग ज़रूर याद करें जी। मूव कर रहा हूँ आगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक, फ़ाइल मैनेजर का क्या काम होता है, फ़ाइल्स को मैनेज करना, तो इसकी ये 2 लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। फ़ोल्डर और डायरेक्टरी का क्या मतलब है, ये 2 लाइनें भी आप लोगों ने पढ़नी है। और मेरी बातें सुन के बड़ी नींद आ रही होगी। और ये डायरेक्टरी पाथ, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर ये वाली डेफिनेशन याद करनी है, ये वाला फ़ोल्डर फाइल को याद करना है। देन मूव करें तो ये मेमोरी को याद करना है, मेमोरी मैनेजर का क्या काम है ये याद करना है। ये यहाँ तक 3 लाइन्स जी। मूव कर रहा हूँ आगे। पेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको इतना ये भी पढ़ना पड़ेगा, वर्चुअल मेमोरी को भी पढ़ना पड़ेगा, और शेड्यूलर और डिस्पैचर ये आगे रिपीट होंगे। शेड्यूलर और डिस्पैचर उसमें चल कर देखते हैं इसके बारे में मज़ीद। और अब है प्रोसेस ऑफ बूटिंग। बूटिंग किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसको भी याद करना है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद करेंगे। बूट लोडर का क्या काम करता है, और इसके लिए आपको फ़र्स्ट 3 लाइन ये पढ़नी है। देन हम आगे मूव कर रहे हैं। बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए ये 2 लाइंस आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी जी जी जी। आगे मूव कर रहे हैं और आपके पास है मॉड्यूल नंबर 52। और मॉड्यूल नंबर 52 में डिफरेंस बताया गया है, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फ़र्क है, तो ये इसकी 4 लाइनें इम्पॉर्टेंट हैं। आगे मूव कर रहा हूँ। यह है मॉड्यूल नंबर 53, प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। और जी जी जी, मल्टी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन ये यहाँ करेंगे। टाइम स्लाइस ये क्या है, इसको भी देखिएगा। और कॉन्टेक्स्ट स्विच और प्रोसेस स्विच, इसके लिए ये वाली 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। और उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर क्या काम करता है, इसको भी देखिएगा। इंटरप्ट की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए ये वाली 2 लाइन्स को देखना पड़ेगा, इनको याद करना है आप लोगों ने लाजमी। और दिस इज़ मॉड्यूल नंबर 54। और 54 में बताया जा रहा है कि फ़ाइल मैनेजर क्या काम करता है, मेमोरी मैनेजर क्या काम करता है, शेड्यूलर क्या काम करता है, डिस्पैचर क्या। तो ये चारों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% चांस है कि इन चारों में से एक MCQ ज़रूर बनेगा, सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद मॉड्यूल नंबर 55 में आ जाएँ तो आपके पास है सेमाफोर्स।
और सेमाफोर्स में आप लोगों ने जो यादें याद करने वाली हैं ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाएं तो मॉड्यूल नंबर 56, इसमें आपने डेडलॉक के बारे में पढ़ना है। उसके लिए आपने ये फ़र्स्ट 2 लाइन इम्पॉर्टेंट है, फ़र्स्ट 2 लाइन डेडलॉक की इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जी ये आपको पेपर में आ चुका है, सुपर यूज़र के बारे में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो तो ये वाली जो है, ये वाली 3 लाइंस भी आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। स्पूलिंग की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर पढ़ना है आप लोग। तो एंड वाली 3 लाइनें भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ और रट्टा लगा के जाएँ, यूँ कह लें आप लोगों का पेपर बहुत आसान आता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अगर आप थ्योरी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग पढ़ते जाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 30 या 35 मिनट की वीडियो में इन जैसे कि 60 मॉड्यूल्स हम लोग जिस तरह करके आए हैं, हम इसको पढ़ा दूँ। तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद करके जानी है। ये सुपर यूज़र और जो एडमिनिस्ट्रेटर, इसके जो है वो हाई प्रिविलेज, इसकी जो है वो एक्सेस होती है कंप्यूटर की, ये एमसीक्यूज आ चुका हुआ है पिछले पेपर्स में, ग्रैंड क्विज़ में ये आ चुका हुआ है। उसके बाद ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसकी ये 3 लाइंस, ये क्या काम करता है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस और स्निफिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये लाजमी करनी है। और मूव कर रहा हूँ आगे। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा ख़तरा रहता है कुछ अटैक्स का, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीवायरसेस। जी आगे मूव कर रहे हैं, इसमें से कुछ ख़ास ना याद करिएगा, सिर्फ इसका फर्स्ट पैरा पढ़ लीजिएगा।